बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां पर कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लगी है और इस अगलगी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बाईपास थाना के रानीपुर पौजवा की यह घटना, तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। लाखों की संपत्ति जलकर यहां पर राख हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। दमकल की यहां पर 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, साथ ही प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बाईपास थाना के रानीपुर पैजवा की ये पूरी घटना। तो आग का तांडव अलग अलग शहरों में लगातार देखने को मिल रहा है। कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लगी है, तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और दमकल कर्मी इस वक्त आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वहां पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद है और लगातार जो आग को बुझाने की कवायद की जा रही है। और गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिहार के कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके से आग ने कहर बरपाई है और यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सहरसा से है, जहां पर देखिए आग का तांडव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 4 घर यहां पर जलकर राख हो चुके हैं। चूल्हे की चिंगारी से ये आग लगी है। वही मधुबनी की दूसरी तस्वीर, जयनगर के कस्टम कार्यालय में बीती रात अचानक आग लग जाती है और आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। शिवहर की तस्वीर देखिए, शिवहर और खगड़िया में घर और फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई और यहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जहानाबाद में देर रात एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। यानी कि 5 तस्वीरों के जरिए बिहार में किस तरीके से गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है, आग का तांडव दिख रहा है, वो आप तस्वीरों से देख सकते हैं। किस तरीके से अलग अलग जिलों में कहीं दुकान पर तो कहीं घर में, कहीं फर्नीचर दुकान में अचानक आग लग जाती है और यहां पर लाखों का नुकसान हो चुका है। और चलिए अगली खबर खगड़िया से, जहां पर अगलगी की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर आग ने अपनी चपेट में 15 झुग्गी झोपड़ियों को ले लिया है और यहां पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। कई लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। खाना बनाने के दौरान घर में आग लगी और इसमें 15 से अधिक झोपड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। देखिए किस तरीके से तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है, 15 से अधिक झोपड़ियां इस अगजनी में जलकर खाक हो चुकी हैं। लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि एक घर में खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान आग लग गई और धीरे धीरे आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों की संपत्ति राख हो चुकी है। उन्या बढ़ी रहल छै, उन्या छै घर ढेर कर उन्या। और देखिए जमशेदपुर में कल के बवाल के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन अभी भी यानी कि सुबह के वक्त भी हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से यहां पर सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा और तोड़फोड़ जो कि रात में की गई थी, उसकी तस्वीरें अभी भी दिख रही हैं। किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स में के जवान जो है वो फ्लैग मार्च करते हुए भी आपको दिख रहे होंगे। इधर प्रशासन की ओर से हालात सामान्य होने का दावा किया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च भी लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहां पर एक पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जो कि लोगों को सतर्क रहने की भी अपील पुलिस की ओर से की जा रही है और साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी बात की जा रही है। वर्तमान में
सामान्य स्थिति है। शांति बनाए रखने के लिए हम लोग वर्तमान समय में फ्लैग मार्च कर रही हूँ ताकि यहाँ का विधि व्यवस्था कायम रहे। कब तक चलेगा फ्लैग मार्च? बस अभी तो प्रारंभ कर रही हूँ। जब तक यहाँ विधि व्यवस्था सही ढंग से स्थापित नहीं होगी तब तक हम लोग फ्लैग मार्च या पूरा प्रशासन हो, हमारे CRPF हो, सबके साथ। अभी शांति है? हाँ, वर्तमान में कल रात से ही इस स्थिति में कंट्रोल पाया गया है। इंटरनेट सर्विस भी रोका गया है? कहीं पर भी वर्तमान समय में इस तरह का स्थिति होता है तो दो गुट के बीच, तो शहर के लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए इंटरनेट गलत मैसेज लोगों के बीच न जाए, इसलिए इस चीज को रोक दिया गया है। और देखिए, जमशेदपुर के कदमा में शास्त्री नगर में दो गुटों के बीच जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई उसका जो तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन हालांकि शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस शांति के पीछे लोगों को यहाँ पर कितना भारी नुकसान हुआ है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। यहाँ पर कई जो गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, कई घरों में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कई गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है, घरों में भी खिड़की तोड़ दिए गए हैं और हिंसा के बाद लोग इस वक्त दहशत में दिख रहे हैं। दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त की गई। कल के बवाल के बाद लोग दहशत में हैं, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से फिलहाल मामला अभी शांत है। इस हिंसक झड़प में कुल 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक हिंदू नेता अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिला प्रशासन हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो लोग यहाँ समझते नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। नुकसान का सिवा इसमें कोई फायदा नहीं है। इसको हर इंसान को समझना चाहिए और मिल के चलना चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सब मिल के रहने का है। और ये जाति फीलिंग करना है तो ठीक नहीं है ना, ये गलत है। कोई भी है गलत है, इसको प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये शास्त्री नगर एरिया में हम ये यहाँ की मस्जिद है, इसके आजू बाजू के एरिया में खड़े हैं और दो गुटों के बीच में शाम को अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई है। कल से ही थोड़ा माहौल यहाँ पे तनावपूर्ण था। तुरंत हमने पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है। अभी यहाँ लगभग 550 से 600 पुलिस डिप्लॉयड है। 144 धारा लागू की गई है और किसी भी प्रकार के अफवाहें या भ्रामक न्यूज़, उत्तेजक मैसेजेस आपको किसी को भी नहीं फैलाना है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में जहाँ पर विवाद हुआ था, आप देख सकते हैं कि यह वही हनुमान मंदिर है जहाँ पर कल हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर एक बैठक की जा रही थी और बैठक में यह तय किया जा रहा था कि जहाँ पर जिस जगह पे एक दिन पहले झंडे को लेकर विवाद हुआ था उस स्थल को बजरंग चौक घोषित किया जाए। इसी घोषणा को लेकर यहाँ पर कल हिंदू संगठन की यहाँ पर बैठक चल रही थी और इसी बैठक के पास इफ्तार पार्टी के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर तू मैच शुरू होते होते यह काफ़ी विवाद बढ़ गया और हिंसक झड़प में बदल गई। यह रोड जो अभी आप देख रहे हैं यह सुनसान पड़ा है, शांति बहाल अभी इस वक्त में है, लेकिन इस जगह में पूरी तरह प्रशासन की ओर से 144 144 धारा लागू की गई है। लोगों को बार बार हिदायत दी जा रहा है कि वे अपने घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले। किसी तरह का घर से लोगों पर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी प्रशासन ने यहाँ पर लगा कर रखी है और इलाका पूरी तरह अभी फिलहाल शांत है। लेकिन कल की रात का जो दृश्य था, इस सड़क पर हजारों यहाँ पर ईंटें पत्थर आपको इस सड़क पर आपको देखने को कल मिले होंगे। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, दोनों तरफ से पथराव, दोनों तरफ से हिंसक झड़प, नारेबाजी के साथ प्रशासन पूरी तरह उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहा था। रैफ के जवान यहाँ पर, QRT के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जवान है। सुबह सुबह यहाँ पर RF के जो जवान हैं वे यहाँ पर फ्लैग मार्च किए हैं ताकि इस क्षेत्र पे शांति बहाल हो सके। और प्रशासन ने भी पूरी तरह इंटरनेट सेवा, 2 जिले पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, दोनों जिला का इंटरनेट यहाँ सेवा पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई भी अफवाह मोबाइल के माध्यम से या फिर किसी भी प्रचार प्रसार के माध्यम से एक दूसरे तक ना पहुँच पाए। यहाँ इस जगह पे भाजपा नेता की अगर बात करेंगे तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई है।
जमशेदपुर के वरीय अभय सिंह नेता, हिंदू संगठन के बड़े नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ साथ भी कल देर रात करीबन 60 लोग जो हिंसक झड़प में जो शामिल जो लोग जो पकड़ाए हैं, उसमें कुल 60 लोगों को हिरासत पे लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल जिला प्रशासन ये अपील भी करती है कि लोग शांति से इस क्षेत्र में रहे, शांति बहाल करे। और न्यूज़ 18 भी इस क्षेत्र में लोगों से यह अपील करता है कि बिल्कुल आप शांत रहे, हिंसक झड़प में बिल्कुल शामिल ना हो, किसी तरह का आप अफवाह ना फैलाए, यह अपील न्यूज़ 18 भी करता है। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और देखिए, जमशेदपुर के कदमा इलाके में एहतियातन के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। साथ ही भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से जो हिंसा है वो फिर से ना भड़के। यहां पर देखिए, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट तैयार की है वो आपको दिखाते हैं। शास्त्री नगर में हुए उपद्रव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें हैं उससे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। साफ तौर से पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है, जो बताता है कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ जो है अनियंत्रित होकर घुसी और यहाँ पर पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे इलाके में इसे लेकर दहशत का भी माहौल है। लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं और इसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस बलों की तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है और साफ तौर से रैफ के जवानों को भी पोस्टेड किया गया है ताकि यहाँ पर जो मामला है वो शांत हो सके। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों में ही रहें। देख सकते हैं ये किस तरह से जो बर्बादी का मंजर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो पत्थरबाजी की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत कायम करने को लेकर की गई थी। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस के द्वारा भी एहतियातन जो शुरुआती कदम थे उसे नहीं उठाया गया, जिस वजह से ये स्थिति जो है वो अनियंत्रित हुई और उसके बाद उपद्रवी जो हैं वो हावी हो गए। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो साथ ही रैफ के जवानों को भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि स्थिति जो है वो सामान्य हो पाए। साथ ही साथ इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी जो अफवाह है वो ना फैले, लोगों को परेशानी ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अब जो है स्थिति फिलहाल नियंत्रित तो नजर आ रही है, लेकिन अभी भी दहशत का माहौल जो है वो इलाके में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और आरोप तय कर दिए गए हैं। अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। अब पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला आगे चलकर जो कार्रवाई होगी वो आरोपी के तौर पर चलेगा। तो अब मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और आरोप तय कर दिए गए हैं, यानी कि अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले मनरेगा घोटाला जो कि 18 करोड़ 6 लाख का हुआ था उसका खुलासा हुआ और ये पाया गया कि खूंटी में उपायुक्त के तौर पर उस वक्त पूजा सिंघल ही तैनात थी, यानी कि पूजा सिंघल पर जो जांच का रडार है वो आकर टिक गया। तो 18 करोड़ 6 लाख रुपए का मनरेगा घोटाला जो हुआ था वो उसकी बात सामने आई। खूंटी में उपायुक्त पद पर उस वक्त पूजा सिंघल तैनात थी। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीएस सुमन कुमार के यहां से करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा से भी पूछताछ की थी। सीएस सुमन कुमार के साथ कई इंजीनियरों और अधिकारियों से ईडी की टीम की ओर से पूछताछ की गई थी। पूजा सिंघल के सामने बिठाकर भी
उन लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अब जाकर दोषी माना गया, यानी कि अब एक आरोपी के तौर पर कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी ट्रायल चलेगा, वो आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल पर चलेगा। यानी कि पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर चर्चित राजीव हत्याकांड का खुलासा हो गया है। बता दें आपको कि प्रेम प्रसंग में इस हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने यह बड़ी जानकारी साझा की है कि प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के पति ने ही राजीव को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हथियार भी यहां पर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाने के पहाड़ी गांच में खेत में राजीव का शव बरामद हुआ था। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि राजीव का संबंध किसी महिला से था। इसकी भनक उसके पति को लग गई। इसके बाद पति को ये नागवार गुजरा और उसने राजीव की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसने जुर्म भी अपना कबूल कर लिया, यानी कि इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और आरोपी भी पुलिस की कस्टडी में है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, राजाराम ताती। देखिए, इसमें मामला ये था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसमें ये जो राजाराम ताती है उसकी पत्नी के साथ इसका इलिसिट रिलेशन चल रहा था और ये बात जब उसको पता चली उसी को चलते ये हत्या हुई थी। तो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उसकी पत्नी के साथ उसका इलिसिट रिलेशन चल रहा था मृतक का और यही कारण था उसने मारने का। और देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। आज करीब 12:30 बजे का वक्त दिया गया है जब सुनवाई की शुरुआत होगी। मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और याचिका के जरिए 2 अहम मांग रखी गई है। पहली मांग मनीष कश्यप के जमानत की है। सुप्रीम कोर्ट ने से उन्हें नियमित जमानत देने की मांग की गई है। याचिका के जरिए दूसरी बड़ी मांग ये है कि बिहार और तमिलनाडु में मनीष पर दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब किया जाए ताकि एक ही जगह पर सारे केस की सुनवाई हो सके। मनीष कश्यप की याचिका पर जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस संजय करोल की बेंच सुनवाई करेगी। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर 4 केस दर्ज किए हैं, वहीं तमिलनाडु में 3 केस फर्जी वीडियो वायरल मामले को लेकर दर्ज हैं। 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 6 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस ने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई के सेंट्रल जेल में बंद है। एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और बड़ा सवाल और देखने वाली बात यह है कि क्या मनीष कश्यप को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। और देखिए, नालंदा के बिहार शरीफ में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसे लेकर जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। पिछले 1 अप्रैल से स्कूल बंद था, लेकिन अब करीब 10 दिन बाद स्कूल जो है वो खोले हैं और छात्रों में इसे लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभिषेक कुमार। बिहार से 31 मार्च को रामनवमी जुलूस पर पथराव कर भड़की हिंसा के दौरान स्कूल को बंद कर दिया गया था और आज स्कूल 10वें दिन शुरू होते ही छात्राओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के बिहार से स्थित साठोपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय में, जहां पर जो छात्र छात्राएं हैं आज जो 10 दिन के बाद जो है स्कूल पहुंचे हैं और पढ़ाई करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्कूल रामनवमी की लड़ाई हो गया था, इसीलिए स्कूल लड़ाई चल रहा था, इसलिए हम लोग का स्कूल बंद हो गया था। तो क्या परेशानी क्या हो रहा था? हम लोग का यही परेशानी हो रहा था कि हम लोग का क्लास भी आगे बढ़ गया था और पढ़ाई पीछे हो रहा था, इसीलिए हम लोग का पढ़ाई बंद होने के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। और स्कूल बंद हो चुकी थी, इसलिए पढ़ाई के प्रॉब्लम से हम लोग पढ़ नहीं पाते थे और स्कूल नहीं आ पाते थे। अब स्कूल खुल गया, हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, एडमिशन रुका हुआ था और भी रिजल्ट भी अभी ठीक से नहीं पब्लिश हो पाया है। तो क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से, जिस तरह से अफवाह में जो बस शांति बनाए रखे ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। आज 8 दिन के बाद विद्यालय खुला है, हम सभी बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और चूंकि मैं
बुद्ध की ये धरती है, महावीर की ये धरती है, बाबा मखदूम साहब और मनीराम की ये धरती है। यहाँ से मैं सभी लोगों से, नालंदा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे अफवाह पर ध्यान न दें और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, शांति बनाए रखें। इसी में हमारे देश की और हमारे राज्य की प्रगति होगी। और कहा भी गया है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि शिक्षा से शिक्षित हो मानव, शिक्षा से दूर हो दानव, शिक्षा दो तो मानवता की, शिक्षा दो तो नैतिकता की। तो देख सकते हैं किस तरह से छात्राएं, शिक्षक हैं, उन्होंने साफ कहा कि जो जिस तरह से जो हिंसा के कारण स्कूल बंद कर दिया गया था, आज खुलते ही काफ़ी खुशी का लहर दौड़ पड़ी है और जो है लोग शांति चाह रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 8 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, बांका के चांदन नदी में पुल टूटने के बाद करीब 3 साल के बाद रिकॉर्ड समय में पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसे लेकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। अब जो ये पुल है 58 करोड़ की लागत में बना था, लेकिन 3 साल बाद बड़े बड़े वाहनों का प्रवेश होगा अब इस पर। इससे पहले वाहनों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। पुल का जायजा बांका विधायक लेने पहुंचे थे और कमियों को पूरा करने का यहां पर उनकी ओर से निर्देश दिया गया था। पुल का सारा काम पूरा हो चुका है, केवल पेंटिंग का काम इस वक्त बाकी है और पुल अगले हफ्ते से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। ये लाइफ लाइन है ये पुल, और भारत की सरकार ने ये NH के माध्यम से ये पुल निगम ने इसको बनाने का काम किया है। इसमें अधिकांश काम पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि जैसा कि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि ये सारा काम 2-4-5 दिन में पूरा हो जाएगा। और चलिए, बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह की आज पेशी होगी। कोर्ट में समर सिंह को पेश किया जाएगा और इस दौरान पुलिस समर सिंह की रिमांड की मांग करेगी। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आज समर सिंह की रिमांड मांगेगी। अपर सिविल जज की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। पुलिस रिमांड पर अदालत सुनवाई करेगी। पुलिस ने अदालत से 72 घंटे की कस्टडी मांगी है। अदालत में आकांक्षा की मां के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होगी। मां मधु दुबे की ओर से दिए गए 2 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि समर सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत समर की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है और आज आरोपी समर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।